મિત્રો ગામડે આવવાનું થયું ત્યારે અમારી બાજુમાં જ દેરડી કુંભાજી આયુષ નશા મુક્ત કેન્દ્ર ત્યાં વિઝિટ પર આવવાનું થયું. આપણે હિતુભાઈ છે તેનો મને કોલ આવ્યો કે તમે આવો અને મળીએ આપણે. ત્યારે ખૂબ સરસ વ્યસન મુક્તિ નશા મુક્તિ માટે ઝુંબેશ ચાલી રહી છે. ત્યારે આપણી સાથે એક સમય એનઆરઆઈ અને વિદેશની અંદર દારૂ સાથે બિઝનેસ કરતા હતા વિદેશની અંદર. ત્યારે એ ભાઈ ખુદ દારૂની લતે લાગી ગયા અને આજે ખુદ એ જ એનઆરઆઈ વ્યક્તિ ભાઈ છે એ અત્યારે આયુષ નશા મુક્તિ કેન્દ્રમાં આવેલા છે. ભાઈ તમારું શુભ નામ? सभी को आप मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार. मेरा नाम अमित है. તમે પેલા શું કરતા અને તમારો વ્યવસાય શું હતો? દારૂની લત લાગી ત્યારે. ओके, थोड़ा सा मैं संक्षिप्त में जाना चाहूँगा. मैं राजस्थान का हूँ. मैंने होटल मैनेजमेंट किया हुआ है 12th के बाद में, और उसके बाद में 5 स्टार होटल्स में काम करता था. सन 2001 से जो हम बोलते हैं सोशल ड्रिंकर, यानी कभी कभी शादी ब्याह में कोई किसी की बर्थडे में गए, कोई वार त्योहार हुआ, 31 दिसंबर हुआ, 14 जनवरी हुआ, तो ऐसे दोस्तों के साथ वगैरह पीता था. उसके बाद में सन 2010 के अंदर वीज़ा मिला. शादी हो चुकी थी, बेटी थी, एक बेटी है, तो हम लोग अमेरिका चले गए. वहाँ पे मेरा ससुराल वगैरह पूरा सब वहीं पे रहता है. तो जो मेरे साड़ू भाई हैं उनके वहाँ पे 2 वाइन शॉप है. और वहाँ पे जाके वापस मैंने होटल मैनेजमेंट का कोर्स किया और एक बहुत बड़े ग्रुप के अंदर मेरे को वहाँ पे जनरल मैनेजर की नौकरी मिली. और एयरपोर्ट के पास का होटल था वो, तो वहाँ 100 कमरों का होटल था. उसमें एज ए जनरल मैनेजर, मतलब पूरा जनरल मैनेजर का वो काम मैं देखता था. धीरे धीरे वहाँ का वातावरण से मैं संलिप्त होना शुरू हुआ. उसके बाद में एयरपोर्ट के अंदर का होटल होता है, तो वहाँ पे एयर होस्टेस आती है और पायलट्स वगैरह आते हैं, तो उनसे भी अच्छी खासी दोस्ती हो गई. फिर अमेरिका का कल्चर ऐसा था कि हर शनिवार इतवार को पार्टी वगैरह, पूरी फैमिली वहाँ पे. कभी आप किसी दोस्तों के साथ क्लब में जा रहे हो, तो धीरे 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 करके जहाँ मैं साल में मुश्किल से 6-7 बार पीता था या 8 या 10 बार पीता था, वो फिर महीने में वो 4-5 बार 6 बार होने लग गया. जहाँ साल में 7-8 बार होता था, वो महीने में 5-6 बार होने लग गया. फिर वो धीरे 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 जैसे जैसे समय और व्यतीत होता गया, वो मुझे मालूम नहीं पड़ा कि वो कब हफ्ते में 6-7 बार होने लग गया. और थोड़ा टाइम गया, कब वो दिन में 6-7 बार होने लगा. ऐसे करते करते जो हम बोलते हैं सोशल ड्रिंकर से मैं एक, जिसे हम बोल सकते हैं बेवड़ा या दारूडिया, वो मैं बन गया. ખાલી દારૂ છે, તમે તો વ્યસન કરે, દારૂડિયા જ કહેવાઓ, એક સાઈડ દારૂડિયા જ કહેવાતા હશો તમે પેલા. તો તમે લોકો એમ કે છે ખાલી દારૂ છે ડ્રિંક ની અંદર પીવાય, પણ તમારા મુજબ છે તમે દારૂ છે બીજી રીતે પણ પી શકે, એવા પણ થઈ શકે? हाँ, वहां पे जैसे जो पायलट्स वगैरह थे, अब होता क्या था, जैसे मेरे को सुबह कभी पीने का होता नहीं था कि सुबह पीना है, तो वो कोई साउथ अफ्रीका से आ रहा है, कोई कहाँ से आ रहा है, दिन से आ रहा है, मतलब सुबह से आ रहा है, पूरी रात से आ रहा है, सुबह आया, ठीक है, उसका तो वहाँ पे दिन था, मतलब दिन थी, तो उसका कहने का मतलब यहाँ पे तो रात होनी चाहिए, भले वहाँ दिन है अमेरिका में, तो उसको तो पीनी है. तो कभी बोले बैठ के वो दोस्ती तो हो ही जाती है, तो कभी बैठ के बोले कि भाई ऐसे ना हो, बैठो, तो एज ए जनरल मैनेजर मैं ऐसे किसी को मना भी नहीं कर सकता. और अमेरिका में कल्चर है, वहाँ पे मीटिंग्स वगैरह भी होती है, तो वाइन वगैरह सर्व होती है, तो इसलिए मतलब ऐसे बुरी नजर से नहीं देखा जाता वहाँ पर. तो ठीक है, उनके साथ कभी कॉफी के अंदर पी लिया या कुछ पी लिया, कॉफी के अंदर मिला के पी लिया, ऐसे. कॉफी के अंदर पर दारू पी सकते? हाँ, आयरिश कॉफी जैसे होती है, तो कॉफी के अंदर पी लिया नॉर्मली, तो इसलिए ऐसा, और कोई बुरी नजर से नहीं देखता. और मतलब अगर आप लिमिट में पियो तो ऐसा कोई वो नहीं होता है. तो मेरे शुरू में दिमाग में ये था कि हाँ, सुबह दोपहर शाम कुछ नहीं होता है, चलो थोड़ा थोड़ा पी लो तो चलता है. તમારા મુજબ આપણા જે અહીંથી ઇન્ડિયામાંથી ભારતમાંથી જ્યાં જાય છે વિદેશની અંદર, તે લોકો કેટલા ટકા દારૂ પીતા હશે? मेरे हिसाब से तो 95%. 95%? जी हाँ. ચાલુ કહી દો. આપણા મુજબ કે યંગ જનરેશન છે એ લગભગ અત્યારે ફૂલ દારૂ પીવે છે. તમને ખ્યાલ જ છે, બધા દારૂ છે, સિગરેટ છે, આલ્કોહોલ. અત્યારે તો આપણા ગૌઢિયા મતલબ વડીલોને, આપણા અત્યારના વડીલો છે એને એમ છે કે અત્યારે વ્યસન એટલે ખાલી
દારૂ વ્યસન એટલે માવા અને સિગરેટ જ, એના મુજબ તો તમાકુ એ જ વ્યસન લાગે. પણ અત્યારના યુવાનો ખાલી દારૂ વ્યસન ખાલી માવા સિગરેટ નથી પીતા, પણ એ મોટી મોટી સિગરેટો પીવે છે, 50-50 વાળી, અને પ્લસ ડ્રગ્સ પીવે છે, આલ્કોહોલ લે છે, પછી આમાં ડ્રગ્સ ઇન્જેક્શન ચડાવે છે. ઇન્જેક્શન અત્યારે સુરતની અંદર ઘણા મિત્રો પીવે. તમને એમ લાગે કે આ વ્યક્તિ વ્યસન કરતા હશે, પણ એ વ્યક્તિ અત્યારે હાલ નશો કરે છે અને એ ઇન્જેક્શન પણ લે છે, નશાના ઇન્જેક્શન લે છે. આપણું યુવાધન ક્યાં જઈ રહ્યું છે? તમને ખ્યાલ હોય તો અવારનવાર સુરતની અંદર સોશિયલ મીડિયામાં ફોટા વાયરલ થતા હોય છે. સોસાયટીની અંદર કે બાથરૂમની અંદર નશાના ઇન્જેક્શન મળતા હોય છે. ભાઈ, તમારું શું કહેવું છે કે તમને વ્યસન કરતા હતા અને તમે આયા કેમ આવવાનું થયું? देखिए, नशा तो कोई सा भी हो, बुरा बुरा होता है. हाँ. चाहे वो शराब हो, चाहे गांजा हो, चाहे अफीम हो, चाहे इंजेक्शन हो. ठीक है. मेरे साथ भी वही दिक्कत हुआ. जैसे मैंने आपको बताया कि पहले साल में कुछ पीता था, फिर महीने में कुछ हुआ, फिर हफ्ते में कुछ हुआ, फिर दिन में कुछ हुआ. हाँ. तो कैसे मैं एक सोशल ड्रिंकर से क्रॉनिकल ड्रिंकर में आ गया. यानी कि एक अगर मैं नहीं पीऊं तो मेरे हाथ ऐसे कांपने लगते थे. तो वाइफ ने, जो मेरी बीवी थी, उसने बोला कि आप एक काम करो, आप थोड़े दिन इंडिया चले जाओ अपने पापा मम्मी के पास में, यहाँ आपसे कंट्रोल नहीं हो रहा है, वहाँ अपने माँ बाप के पास रहोगे तो आप थोड़ा कंट्रोल में रहोगे. तो मैं कहा ठीक है, मैं ऐसा कर लेता हूँ. और मेरे को वैसे भी काफ़ी साल हो गए थे यहाँ इंडिया आए हुए. तो मैं इंडिया आया यहाँ पर, और यहाँ आके भी वही शुरू, यहाँ आके देखा तो यहाँ माहौल अलग था. क्योंकि वहाँ तो क्या, जैसे यहाँ अभी मैं आया, जैसे आपने बोला कि जो युवा है, तो यहाँ के मैं तो चौंक गया. मैं कहा यहाँ तो एक फैशन जैसा हो गया है कि साहब मैं थोड़ा सा 20-21 साल का हुआ तो मेरे हाथ में गिलास होना चाहिए. मैं कोई भी पार्टी में गया, मेरे हाथ में गिलास होना चाहिए. मैं कहा यहाँ तो उमदा सिस्टम हो गया कि वहाँ तो मतलब चलो वहाँ तो पार्टी वार्टी में कभी कभी, यहाँ तो जो भी मतलब थोड़ा सा भी जवान आदमी हुआ तो साहब ये पी रहे हैं, ये पी रहे हैं. तो શોખના હિસાબે અત્યારે યુવાનો વ્યસન કરતા થઈ ગયા છે. બિલકુલ. એક વાર શોખ કરે કે ચાલ ને આપણે બે બેઠા હોય તો એમ કે ચાલો ને તમે પણ જરીક લે નહીં, કાંઈ નહીં થાય, એવી જ રીતે અત્યારે વ્યસન થઈ જાય છે. બિલકુલ. તો તમે વિદેશથી આવ્યા અને પછી તમને કેવું લાગે છે? અને તમે રાજસ્થાની છો તો તમને અમારું ગુજરાતનું, અમરેલી જિલ્લાનું દેરડી કુંભાજીનું તમને કેમ ખ્યાલ આવ્યો કે અહીંયા નશા મુક્તિ કેન્દ્ર ચાલે છે એમ? देखिए, मेरे से बहुत सारे दोस्त वगैरह गुजरात के हैं यहाँ पर. तो काफ़ी सारी रिसर्च वगैरह करी, बहुत सारे सेंटर्स वगैरह देखे, क्योंकि मैं दिल से ये चीज़ छोड़ना चाहता था. और मैंने पापा को ऐसा बोला भी था कि पापा छोड़ नहीं. जैसे मैंने आपको अभी बताया भी था कि 1.5 साल पहले मैंने हार्ड ड्रिंक लेना छोड़ दिया था, बियर पीना शुरू किया. पर आप नशा कोई भी करो, नशा होता है, चाहे वो दारू, हार्ड ड्रिंक हो, चाहे बियर हो. तो 2-3 बार डॉक्टर में हॉस्पिटल में एडमिट होने लगा. थोड़ा सा लीवर में दिक्कत होने लगा, थोड़ा धीरे धीरे और जो बॉडी के पार्ट्स थे उसमें दिक्कत होने लगा. अभी 3-4 महीने पहले गुजराती में अपन खेच जिसको बोलते हैं, एपिलेप्सी इंग्लिश में, उसका मुझे प्रॉब्लम हुआ. सुबह मॉर्निंग वॉक पे गया था मैं, तो एकदम पूरी नस खिंच गई. उससे पहले भी 4-5 महीने पहले मैं कुछ दारू वारू नहीं पिया हुआ, एकदम सुबह 4:30-5 बजे चक्कर खाया. यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे 3 टाके भी आए हुए हैं. बिल्कुल मेरी आंख बज गई थी, कुछ मैं पिया हुआ नहीं. तो ये क्या, जो दारू के साइड इफेक्ट्स है. चलिए, पैसा देख लिया, पैसा भी खर्च हो रहा है, घर वाले, घर परिवार, उनसे भी रिश्ते खराब हुए, समाज में भी रिश्ते खराब हुए, शरीर खराब होता जा रहा है धीरे धीरे. फिर मैंने पापा को बोला कि नहीं, अब कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा. फिर अभी कुछ दिनों पहले की बात है, मैं हॉस्पिटल में एडमिट था. तब मेरे भांजे की मृत्यु हो गई थी, 11 साल का था. तो हॉस्पिटल से छुट्टी दिलवा के घर लिया है. तो उस दिन, अब क्या होता है, रहे तो हम दारूड़ी है, हमको कोई ना कोई बहाना चाहिए होता है दारू पीने का, चाहे खुशी चाहे गम. तो उस दिन गम था, तो हॉस्पिटल से छुट्टी मिली थी, पूरे शरीर में दवाइयाँ थी, तो भी नहीं साहब, गम है, दारू पीनी पड़ेगी. दारू पी ली. दारू पी के और जैसे घर पहुंचा तो बहुत ब्लैकआउट जिसे हम बोलते हैं, वैसी सिचुएशन आ गई मेरी. तो अगले दिन सुबह अजमेर मतलब जाना था, जहाँ पे वहाँ की जगह सीधा हॉस्पिटल ले जाया गया मेरे को. हॉस्पिटल में 2 से 3 इंजेक्शन लगे मेरे को नींद के, तो भी मैं कंट्रोल में नहीं आया. एक बोलते हैं हम हेलोनाइजेशन दारू के उसमें, यानी हम एक तीसरी दुनिया में पहुंच जाते हैं. हमें कोई नहीं दिखता कि ये हमारे माँ है, बाप है क्या नहीं है. बिल्कुल हम तीसरी दुनिया में पहुंच जाते हैं. और वो बिल्कुल एक कह सकते हैं
पागलपन जो होता है उसकी एक पहले की स्टेज होती है। अगर वो आपका हेलोनाइजेशन सही नहीं हुआ तो आपका अगला है वो है पागलपन। या तो पागल हो जाओगे या फिर अकाल मृत्यु हो जाएगी आपकी। तो मैं बिल्कुल उस स्टेज पे आ गया था। फिर बस ये भगवान ईश्वर की कृपा थी कि मेरे को जिसने भी मेरे पापा को सजेस्ट किया, पापा ने भी तपास की होगी इस बारे में, हाँ। और इस केंद्र में मेरे को एडमिट करवाया यहाँ पे। जब मेरे को शुरू में यहाँ पे लाया गया था तो मैं उस टाइम नींद के इंजेक्शन लगे हुए थे, थोड़ी बहुत दारू भी पी हुई थी, थोड़ी बहुत जो हॉस्पिटल में एडमिट था उन दवाइयों का भी असर था। तो उस टाइम पे 2 दिन तक तो मैं भी खुद भी हेलोनाइजेशन के अंदर था, बेहोशी जिसे बोलते हैं उसके अंदर था। उसके बाद में धीरे धीरे होश आया यहाँ पे, तब यहाँ समझ आया क्या है क्या नहीं है। फिर यहाँ पे जो हमारी संस्था है आयुष नशा मुक्ति केंद्र हाँ। कुंभाजी हाँ। देहड़ी, हाँ। जो राजकोट डिस्ट्रिक्ट में आती है गुजरात के अंदर, उसके जो मेन ट्रस्टी हैं हितूबाई। तो ये चौथे दिन की बात है, मैं नाश्ता करते करते अचानक मेरे को रोना आ गया। घर की याद आती है और हाँ। मैं कहाँ आ गया, और कोई आदमी विदेश रहा हो हाँ। और ऐसे। तो उन्होंने मेरे को बड़े प्यार से यहाँ बुलाया ऑफिस में, बोले देखो बेटा तुम यहाँ पे अच्छे के लिए आए हो, अब अगले जब तक तुम अच्छे नहीं होते तब तक सब भूल जाओ, आज से हम ही तुम्हारे माँ बाप हैं यहाँ पे, हाँ। तुम्हें जो भी कुछ चाहिए। और मैं दिल से बोलता हूँ, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ हितू भाई का, आयुष नशा मुक्ति केंद्र का, कि यहाँ पे आके जो मेरे में गलत चीजें थी, मुझे मालूम था कि मैं गलत हूँ, गलत कर रहा हूँ, पर कभी एहसास नहीं हुआ। पर यहाँ आके जब मैंने अपने सेशंस लिए, यहाँ के एक्टिविटीज की अलग अलग जो होते हैं, तो उसमें मेरे को ये महसूस हुआ कि हाँ मैंने बहुत कुछ गलत किया है, बहुत कुछ खोया है, चाहे वो सामाजिक रूप में हो, चाहे वो आर्थिक रूप में हो, चाहे वो शारीरिक रूप में हो। तो इस तरह से धीरे धीरे अभी मेरे को लगभग 1.25 महीना हो गया है, और बिल्कुल मतलब मन एकदम शांत है मेरा, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, और बिल्कुल घर जैसा माहौल है। और मेरी भी उम्मीद यही है आप सभी से, अब सभी से यही प्रार्थना करता हूँ कि कोई भी अगर शराबी या किसी भी तरह के नशे में है तो कृपया इसको हल्के में ना लें, और जल्द से जल्द देखिए, एक चीज आपको बताना चाहूंगा, शराबी है वो एक लत नहीं है, वो एक बीमारी है। तो उसको, जो शराबी है उसको कभी भी कोई डॉक्टर है, अपन सोचे कोई डॉक्टर ट्रीटमेंट कर सके, मेरा 4 साल तक इलाज चला, 4 साल तक कोई डॉक्टर ठीक नहीं कर पाया, 4 साल। और मैं यहाँ पे 1.25 महीने बिना किसी दवाई के इतना ज्यादा स्वस्थ महसूस कर रहा हूं, जो पिछले कम से कम मैंने 15 साल के अंदर कभी स्वस्थ महसूस नहीं किया होगा, बिना किसी दवाई के, बिना किसी डॉक्टर की सलाह से। ये सबसे बड़ी समझने की बात है, क्योंकि कोई भी डॉक्टर इस चीज को ठीक नहीं कर सकता है, और ये प्रूवन चीज है अभी तक की। आप चाहें तो इसको गूगल करके पूछ सकते हैं। ઓકે. ભાઈ છે એક સમયે દારૂડિયા હતા અને અત્યારે ખૂબ સરસ મને જાણવા મળ્યું કે અહીંયા આવ્યો એટલે મને ભાઈ હિતુભાઈ છે એણે મને કીધું કે આ ભાઈ એક સમયે દારૂડિયા હતા અને જે હિતુભાઈ છે એ પણ એક સમય એવા જ હતા અને જ્યારે એ નશા કેન્દ્રીય મુક્તમાં આવ્યા અને પછી એને શરૂઆત કરી કે મારે પણ બીજા ભાઈ છે એક સમયે દારૂડિયા હતા અને જે થોડા સમયની અંદર જ અહીંયા આવ્યા છે અને જે રાજસ્થાનથી રહેવાસી છે અમેરિકા એનઆરઆઈ છે અને અમેરિકા પણ દારૂનો જ બિઝનેસ કરતા હતા અને જ્યારે એ પોતે વ્યસન મૂકવા આવ્યા છે અને ઘણી બધી સલાહ આપી છે યંગ જનરેશનને આપી છે અને જે વ્યસન કરતા હોય છે એમના પરિવારોએ પણ ધ્યાન રાખવા જેવું છે કે નોંધ લેવા જેવી છે કે આ વ્યક્તિ વ્યસન કરતા વ્યક્તિઓને કેટલી સલાહ આપે છે। આ અત્યારે યંગ જનરેશન છે એ વ્યસન કરે જ છે, મારા ખ્યાલ મુજબ તો લોકો કરતા જ હશે કંઈક ને કંઈક। તો એ લોકોને ભાઈ દ્વારા જે સલાહ સૂચન આપી છે એ ખૂબ પાલન કરવાની જરૂર છે અને વ્યસન મૂકી અને આપણે ઘર પરિવારને સાથે જોડાવવું જોઈએ, જેથી કરીને આપણું પરિવારને પણ ફાયદો રહે અને એક બધા સાથે સંબંધ જળવાઈ રહે।